वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप कोई से भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी या डी हो, हम आपके सारी जो प्रिपरेशन है, जो कोर्स है, जो आपका सिलेबस है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा रहे हैं। आपको जितने भी हम लेक्चर्स या लाइव सेशंस करवा रहे हैं, वो सारे के सारे कंटेंट ओरिएंटेड हैं और सब आपके एग्जाम के सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ही आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपका जून जुलाई में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और हम आपके लिए पहले एक रेलवे लक्ष्य बैच लेके आए थे, जहाँ पे हम आपको साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी और पॉलिटी जैसे आपके जो कोर सब्जेक्ट्स है, उनका हमने आपको कोर्स जो सिलेबस है आपका वो आपका कंप्लीट करवा दिया था, वो भी टाइम के पहले ही। तो आपको क्या करना है कि हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आपके जितने भी पेंडिंग लेक्चर्स हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, तो रिवीजन के हिसाब से अगर आप उन लेक्चर्स को देखना चाहें तो आप उन लेक्चर्स को फास्ट फॉरवर्ड पे लगा के देख भी सकते हैं, राइट। और आप हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स और हमारे सारे लाइव सेशंस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलते रहे। यही नहीं, बल्कि हम आपके लिए एक नया फाउंडेशन बैच भी लेके आए हैं, जिसमें हम आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे वनडे एग्जाम्स जो हैं उसकी तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सिलेबस जो है यहाँ पे हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप इस फाउंडेशन बैच का लाभ उठाइए, बिल्कुल मुफ्त है। आपको बस इतना करना है कि आपको डेली अपनी क्लासेस जो है हमारी देखनी है। आपको हमारे जो फाउंडेशन बैच है, जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी हमारी जो प्लेलिस्ट है वो अलग से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी और आपको हमारे आरआरबी एनटीपीसी की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको अलग से यूट्यूब चैनल पे हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। अब चूंकि एसएससी सीजीएल का जो पेपर है वो सितंबर में जो पेपर है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है आप लोगों के पास। यही सबसे परफेक्ट टाइम है, अपना सिलेबस ऑन टाइम और बिफोर टाइम खत्म कर लीजिए और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। जितने लोग भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, वो प्लीज इंग्लिश का खास ध्यान रखें। अपने जो नोट्स हैं, आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग अपने जो नोट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही बनाएं, ताकि आप लोगों को ही आसानी हो, क्योंकि आपका इसमें इंग्लिश का जो वेटेज है वो अच्छा खासा है और हिंदी इसमें नहीं है। तो इसलिए इंग्लिश पे ध्यान आप जो है ज्यादा से ज्यादा दें। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर हूँ और यहाँ पर मैं आज आपको एसएससी सीजीएल का ये जो फाउंडेशन बैच है ज्योग्राफी का, वो यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ। हमने काफी सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का जो मेजर पोर्शन है वो मैं आप ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ और जल्दी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, वैसे तो जो ये टाइड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके फिजिकल ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, तो ये हम जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। उसके बाद आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो स्टार्ट कर देंगे और बाकी आपके जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये ऐसे जो आपके छोटे मोटे पॉपुलेशन हो गया, ये सारे जो आपके टॉपिक्स बचते हैं, इनको भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करवाएंगे। तो आपको ये करना है कि आपको हमारे साथ बने रहना है। आप डेली हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, तो आपका जो आपका फायदा तो होगा ही होगा और आपका ऑन टाइम सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, वो ना ही केवल यूट्यूब पे बल्कि अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी अवेलेबल है, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी हम अवेलेबल हैं। तो आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और वो है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसे हम हिंदी में वायुमंडल के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे। आज यहाँ पे मैप की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ ऐसी बहुत से आपको डायग्राम जरूर बनाने पड़ेंगे और कुछ आपके फैक्चुअल पॉइंट्स होंगे जो आपको डेटा जो है वो स्टोर करके रखना होगा दिमाग में। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज एटमॉस्फेयर। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ट्रांसलेट कर दूं कि एटमॉस्फेयर को हिंदी में वायुमंडल के नाम से भी जाना जाता है, राइट। चलिए, तो बेसिकली एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल होता क्या है? वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स of Earth's interdependent physical system is the atmosphere. An atmosphere is made of the layers of gases surrounding a planet or other celestial body. तो बेसिकली जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, अब यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू चीज को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए।
जैसे कि ये हमारा अर्थ है, राइट, दिस इज अर्थ। अब इस अर्थ के इर्द गिर्द एक लेयर है, और ये जो लेयर है ये एयर की लेयर है, यानी कि हवा की लेयर है, ठीक है। इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको चीज बता दूं कि यहाँ पे जब हम बात अर्थ की कर रहे हैं तो वो इनसाइड अर्थ की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम अर्थ के अंदर की बात कर रहे हैं। अब ये मत समझ लीजिएगा आप लोग कि हम स्पेस की बात कर रहे हैं कि पूरा अर्थ प्लैनेट है और उसके बाहर की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इनसाइड अर्थ प्लैनेट की बात कर रहे हैं। हमारा जो अर्थ है वो एक लेयर से सराउंडेड है, और वो जो सराउंडिंग है, जो लेयर है, वो किसकी है, वेरियस गैसेस की है, राइट, एयर। और यहाँ पे एयर से मतलब है मेरा गैसेस है, जहाँ पे आपके बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे कि हो गया हमारा नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपके आर्गन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, नियॉन गैस हो गई, और आपकी बाकी की भी जो इनर्ट या फिर नोबल गैसेस जो होती हैं उन सबको हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो गैसेस हैं ये क्या फॉर्म करती हैं, लेयर फॉर्म करती हैं, किसका, एटमॉस्फेयर का, ठीक है। यही चीज यहाँ पे इस डेफिनेशन के थ्रू समझाई गई है। One of the main components of Earth's interdependent physical system is the atmosphere. An atmosphere is made of the layers of gases surrounding a planet or other celestial bodies. यहाँ पे हम केवल अर्थ से मतलब रखेंगे, बाकी आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम अर्थ के वायुमंडल के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट अब आता है कॉम्पोजिशन। अब जैसे कि हमने बताया कि ये जो लेयर है गैसेस की, उसमें कई सारे गैसेस है, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नियॉन हो गया। आर्गन एंड नियॉन आर योर इनर्ट या नोबल गैसेस हैं, राइट। अब यहाँ पे हम कॉम्पोजिशन देखते हैं, डिटेल में देखते हैं एक एक गैस के बारे में, राइट, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम ये भी कुछ एक्स्ट्रा जो आपके पॉइंट्स बचते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। So Earth's atmosphere is composed of about 78% of nitrogen and 21% oxygen and 1% other gases. अब यहाँ पे 78% ये जो डेटा है ये आपके लिए याद रखना इम्पोर्टेंट है। 78% हमारे पास कौन सी गैस है, यहाँ पे मेजोरिटी में नाइट्रोजन गैस है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिमेनिंग आपके 21% है उसमें हमारा ऑक्सीजन है, एंड जो 1% बचता है उसमें आपके बाकी के जो गैसेस हैं वो शामिल हो जाते हैं। अब इसमें आपकी जो अदर गैसेस है वो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। एक तो हो गया आपका यहाँ पे आर्गन गैस, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब उसके बाद आता है हमारा नियॉन गैस, और ऐसे बहुत सारे आपके जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, राइट, इनर्ट गैसेस को हम नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं किसके कितने इसका परसेंटाइल है, 1%, राइट। तो ये हम यहाँ पे याद रखेंगे। अब देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। इट इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। ऑफ कोर्स प्लेंटिफुल गैस का यहाँ पे मतलब है कि सबसे ज्यादा मात्रा में हमें कौन सी गैस मिलती है एटमॉस्फेयर में, वो है हमारी नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इट इज वन ऑफ द primary nutrients critical for the survival of all the living organisms. ऑक्सीजन तो हमारे लिए जरूरी है ही है, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन ऑल्सो नाइट्रोजन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द primary nutrient critical for the survival of all the living organisms. It is as much as critical for all the for the survival of all the living organisms. यानी कि अगर हम एक यहाँ पे बात नोटिस करें कि आप जब सांस लेते हो तो आप प्योर ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते हो, आप ऑक्सीजन के साथ साथ जो बाकी की जो गैसेस होती हैं जो मिक्स होती हैं, लाइक नाइट्रोजन भी होती है, उसको भी हम थोड़ा बहुत जो है वो इनहेल करते हैं, क्योंकि आप प्योर ऑक्सीजन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, हमारी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हमारी बॉडी में नाइट्रोजन की मात्रा भी जो है वो मिलती है। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो नाइट्रोजन ना ही आप देखोगे कि हम एज अ इनहेलिंग गैस के तौर पे काम आती है, बल्कि हम जैसे कि सॉइल में भी देखते हैं तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
और आपका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये 3 इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द फर्टिलिटी, right, for the fertility of soil, and we have already discussed this point in our soil chapter, in our soil topic. तो आप वो लेक्चर जरूर अच्छे से देखिएगा, उसमें बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ये वहां पर हम आपको एक बार और ये रिमाइंड करवा देते हैं कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो हमारे जो भी मिट्टी होती है, यानी कि जो सॉइल होती है, उसके फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो नाइट्रोजन गैस है वो ना ही केवल एज एन इनहेलिंग गैस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो वो फर्टिलिटी इंक्रीज करने में भी काम आती है। अब अगर वो नाइट्रोजन इज मिक्स्ड इन सॉइल, राइट, अगर नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स सॉइल में मिक्स्ड है तो हम जो सॉइल है वो किस में यूज होता है, वेजिटेशन के लिए यूज होता है, राइट। अब वेजिटेशन के लिए यूज होता है तो यानी कि हमारे जो फूड है, हमारे जो फूड चेन हो गया आप कह सकते हो, या जो कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी में, वो उसके थ्रू भी नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी में जाता है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो है वो एज अ न्यूट्रिएंट कंटेंट भी काम करता है हमारी बॉडी के लिए, राइट, हमारे लिए एज अ न्यूट्रिएंट कंटेंट भी काम करता है। फिर आता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पे परसेंटाइल का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन कितने परसेंट में अवेलेबल है, दैट इज 78%, और ऑक्सीजन कितनी मात्रा में अवेलेबल है, दैट इज 21%। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन का क्या यूज है। ऑक्सीजन का बहुत सारा हम यहाँ पे यूज देख सकते हैं बेसिकली, जैसे कि अगर कंसिडर किया जाए तो ऑक्सीजन जो है, पहली बात तो यहाँ पे एज अ ब्रीदिंग गैस आप देख सकते हो, ठीक है, ब्रीदिंग के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी ऑन करने के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो किसको यूज करते हैं, ऑक्सीजन हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक है, और हो गया हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में अवेलेबल होता है, ठीक है। जब ये इन सब चीजों को यूज करता है तब वो क्या फॉर्म करेगा, तब वो फॉर्म करेगा CO2। It uses actually CO2 and बनाता है ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही क्या बनता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है। किसके थ्रू, प्लांट्स और ट्रीज के थ्रू मिलता है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो सबको पता होगी, ठीक है। और यहाँ पे यूज कौन से गैसेस का होता है, CO2 का होता है, सनलाइट का होता है और क्लोरोफिल पिगमेंट का होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन दी प्लांट। इन सब चीजों का यूज जब करते हैं तो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस यानी कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का यहाँ पे मतलब है एनर्जी के फॉर्म में, राइट, एंड प्लस ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमारे ब्रीदिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते हैं, राइट। ऑक्सीजन के साथ साथ बाकी की भी जो अदर गैसेस होती हैं वो भी मिक्स्ड रहती हैं, बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो प्योर ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, राइट। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। In this way, oxygen content in the air remain constant, right? उसके बाद आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम यहाँ पे आपको एग्जैक्ट परसेंटाइल बता दें कि वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, दैट इज 0.03%, ठीक है। नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन इज 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इन 0.03%, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, इट इज एन इंपॉर्टेंट हीट ट्रैपिंग गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो क्या करती है कि वो हीट को ट्रैप कर लेती है। कौन सी हीट की ट्रैप की बात हो रही है यहाँ पे, जो हमें सनलाइट से प्रोवाइड होती है। उसी की वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है, वो मेंटेन रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि अति हर चीज की नुकसानदायक होती है, तो चाहे वो कोई भी चीज हो। तो अगर ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कंटेंट, जो परसेंटाइल अगर उनका बढ़ जाता है तो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा हीट जो है वो ट्रैप कर लेते हैं, जो क्या कॉज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। इसीलिए ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव लेती है, राइट, इनिशिएटिव लेती है जिससे कि कम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम एमिट हो,
उसका लेस एमिशन हो, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंटाइल जो है वो थोड़ा सा मिनिमल हो, जिसके कारण जो हीट ट्रैप हो रही है वो उतनी हीट ट्रैप ना हो, क्योंकि जितनी ज्यादा हीट ट्रैप होगी उतना ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, और ग्लोबल वार्मिंग का तो जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिल ही रहा है, राइट। चलो, इट इज एन इम्पॉर्टेंट हीट ट्रैपिंग गैस और ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। दैट कम्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेसिकली कहाँ से प्रोड्यूस होती है? हम जितने भी यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स को बचाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जितना कम आप यूज कर सको उतना ही ज्यादा अच्छा है। बिकॉज व्हेन वी बर्न फॉसिल फ्यूल्स, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है, और ज्यादा मात्रा में जब वो प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है कि वो हीट को ट्रैप करती है, यानी कि हीट जो है वो वापस से बैक जो है रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है सनलाइट, और वो ट्रैप होके रह जाती है अर्थ में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, और उसके इफेक्ट जो है वो हम सभी को देखने को मिल रहे हैं। ना ही केवल देखने को मिल रहे हैं बल्कि भुगतने को भी मिल रहे हैं, ठीक है। So these gases are found in atmospheric layer defined by unique features such as temperature and pressure, right? चलो, अब इसका टेम्परेचर और प्रेशर से क्या लेना देना है बताते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारी, ठीक है, अभी क्या करती है कि हीट को ट्रैप कर लेगी। ये हमारा अर्थ है, ठीक, और ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये है सन, ये रहा सन, ठीक। अब यहां से हमें सनलाइट जो है वो रिसीव हो रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि सनलाइट बिल्कुल ही ना रिसीव हो, क्योंकि सर्वाइवल के लिए क्या बेसिक जो हमारी कोर एनर्जी है वो क्या है? सनलाइट है। तो बिना सनलाइट के लाइफ जो है वो सस्टेन करना वो भी पॉसिबल नहीं है। तो सनलाइट जब आती है, ठीक है, तो क्या होता है कि बेसिकली कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक भी करती है, ठीक है, कुछ सनलाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक भी होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि वो क्या करेगी कि जितनी भी सनलाइट आएगी वो उसको ट्रैप कर लेगी, राइट। ट्रैप कर लेगी, तो ट्रैप करने की वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग देखने को तो मिलता ही मिलता है। अब कोई भी जब हीट ट्रैप हो रही है तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो वहां का बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर जो है वहां का बढ़ने लगेगा। इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन किया गया है दैट these gas are found in atmospheric layers defined by unique features such as temperature and pressure। अब किसी भी चीज का जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है करके एक टर्म है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि वो जिसको हम हिंदी में वायु दाब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में वायु दाब के नाम से जानते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि वो प्रेशर, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, राइट। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां का जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये एक वाइस वर्सा केस चलता है, इनवर्जनली प्रोपोर्शनल जिसे हम बोलते हैं आपके साइंस के टर्म में, राइट। तो जैसे हम इनवर्सनली प्रोपोर्शनल बोलते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा वो आपके प्रेशर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। जो भी हवा गर्म होगी, ठीक है, जहां की भी हवा गर्म होगी यानी कि वहां का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो वहां की जो हवा होगी वो क्या होगी? वहां का जो प्रेशर होगा कम होगा, कम प्रेशर की वजह से वो ऊपर की तरफ, हल्की होगी तो वो ऊपर की तरफ क्या करेगी? जाएगी, ठीक है। या वहां पे लो प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है, यानी कि टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा वहां पे हमारा लो प्रेशर देखने को मिलता है। अब इसको एक बहुत ही मजेदार तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे ये तवा है, ठीक है, ये तवा है और ये रहा गैस, ठीक। अब इसको गर्म किया जा रहा है। अब इसे गर्म तवे पे आप सभी लोगों को बैठा दिया जाए तो आप तो चटकारे पड़ेंगे तो उछल के आप कूदोगे,
राइट। तो जैसे जैसे आप, जब आपको गर्म लगेगा और जब आप उछलोगे, तो वैसे ही जब आपको गर्म लग रहा है, हवा को भी जब गर्म लगेगा तो वो भी उछलेगी, यानी कि वो भी उछल के ऊपर की तरफ जाएंगी। तो इसको उस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा, राइट। तो जब जब हवा जो है गर्म रहेगी तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट इट इज डिफाइंड बाय अ यूनिक फीचर सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं यहाँ पे बता दें कि नाइट्रोजन का कितना रहता है, 78% है परसेंटाइल, ऑक्सीजन का है 21% और 1% आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन, वाटर वेपर और अदर गैसेस। अदर गैसेस में आपका आता है यहाँ पे नियॉन और जितने भी आपके इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है, इनर्ट गैसेस हैं। अब यहाँ पे तो केवल आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और आपके यहाँ पे 1% जो है, बाकी आपके जो गैसेस है, रेस्ट ऑफ द गैसेस अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो मेंशन करे गए हैं। बट आपके एसएससी में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि वो एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है, कि कितने परसेंटेज में कौन सी गैस जो है वो मौजूद है पृथ्वी पर, ऑन अर्थ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो आर्गन गैस है, राइट, हमारी जो आर्गन गैस है उसका एग्जैक्ट परसेंटाइल है 0.9%, राइट, 0.9%। और नियॉन गैस जो है उसका परसेंटाइल है 0.0018%। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसी गैस है, इनर्ट गैस है जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है अर्थ पे, तो वो होगी हमारी आर्गन। वो कितनी है, 0.9%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक पर्टिकुलर परसेंटाइल है, वो है आपका 0.03% है, ठीक है, 0.03%। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंटाइल है। तो यहाँ पर परसेंटेजेस का खास ध्यान रखिएगा, बिकॉज समटाइम्स एसएससी डू आस्क ऑल दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम लेयर्स की तरफ के कि लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, आर्गन और नियॉन गैसेस जो हैं ये हमारी इनर्ट या नोबल, इनर्ट या फिर आप नोबल गैस दोनों बोला जाता है, कुछ भी आप बोल सकते हो, ये गैसेस होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट गैसेस होती हैं, राइट। इनके जो यूजेस हैं वो आप अपने केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ेंगे गैसेस के। वाटर वेपर भी जो है आपका ग्रीन हाउस गैस में कंसिडर किया जाता है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में। वाटर वेपर भी जो होता है क्या करेगा, वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, वाटर वेपर, ठीक है। तो ये जो आपके गैसेस हैं इनके जो यूजेस हैं वो आप अपने केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अब आते हैं यहाँ पे लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, राइट, डायग्राम के थ्रू देखते हैं और आगे भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे आपके लिए। तो हमारी जो सबसे लोएस्ट जो और सबसे जो नियरेस्ट जो लेयर है अर्थ के पास, वो है हमारी ट्रोपोस्फेयर, यानी कि जिसे हम हिंदी में क्षोभ मंडल भी बोलते हैं, ठीक। कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, राइट। कहां से कहां तक है, 0 to 12 या फिर 18 से। अब आप ये मान लीजिए कि 0 से 18 किलोमीटर की जो हाइट होगी ना, वहां तक हमारी कौन सी लेयर होती है, वहां तक हमारी होती है ट्रोपोस्फेयर। कौन सी लेयर होगी, ट्रोपोस्फेयर। द नियरेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ टू द अर्थ इज द ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम हिंदी में क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके जितने भी आपके जो मौसम विभाग वाले, यानी कि अगर आपको क्लाइमेट का पता लगाना है या वेदर का पता लगाना है तो वो हम ट्रोपोस्फेयर लेयर के थ्रू ही जो है वो पता लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर जो डिस्टेंस है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, आपका ये लगा लीजिए कि 50 किलोमीटर तक। अब आप जब यहाँ तक 18 किलोमीटर है तो 18 to 50 लगा लीजिए कि 18 से 50 किलोमीटर की जो ऊपर हाइट होगी वो हमारी कौन सी लेयर होगी, स्ट्रेटोस्फेयर होगी, ठीक है। यानी कि जिसे हिंदी में हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं, राइट।
यहाँ पे जो आप हमारे एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है, वो इसी लेयर में उड़ता है। कौन से लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर का अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो कितना होगा? 50 टू 90 किलोमीटर, ठीक है। उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे थर्मोस्फेयर होगा, यानी कि 80 टू 90 किलोमीटर, ठीक है। 80 टू 90 किलोमीटर, या फिर आप ये मान सकते हैं 90 टू 800 किलोमीटर। कितना? 90 से 800 किलोमीटर तक जो रेंज होगी वो हमारी कौन सी होगी? थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर को हम एक और नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको हम आयनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसे हम आयनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। स्पेलिंग एक बार और लिख दूं, आयनोस्फेयर, ये ज्यादा अच्छे से विजिबल होगी आप लोगों को। दैट इज INOSPHERE, राइट। जितने भी सैटेलाइट या रेडियो एक्टिव एनर्जीज जो है हमें देखने को मिलती हैं, वो हमें इसी लेयर में देखने को मिलती है, एनोस्फेयर, है ना। ये जो फोन में लगे रहते हैं ना कि बाबू आपने खाना खाया कि नहीं खाया, और वहां से आप जवाब देते हैं कि खाया कि नहीं खाया, तो ये जो बाबू बाबू सोना वोना करते रहते हैं ना फोन पे, ये इसी रेंज की वजह से कर पाते हैं आप लोग, राइट। कि जब यहाँ पे जितने भी आपके सैटेलाइट है यहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है, ये परफेक्ट एक लेयर होती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमें आयंस भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से आप इजीली कम्युनिकेट भी कर पाते हो अपने बाबू सोना से, राइट। और उसके ऊपर आता है हमारा एग्जॉस्फेयर। अब एग्जॉस्फेयर बिल्कुल खत्म ही है, जहाँ पे आप लगा लो कि डिस्टेंस कितना होगा? 800 से 3000 किलोमीटर। अब आप 3000 किलोमीटर मानो या फिर आप 1000 किलोमीटर मानो, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि इसके यहाँ पे तो स्पेस है, हम स्पेस में जा नहीं सकते, और स्पेस का क्या ही पढ़ोगे, स्पेस में तो वैक्यूम होता है, तो वहां पे कोई एयर नहीं प्रेजेंट होती है। लेकिन एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो किससे बनी होती हैं? डस्ट पार्टिकल्स और क्लाउड ऑफ गैस। और गैस कौन कौन सी होगी? हाइड्रोजन और हीलियम। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कौन से टॉपिक पे? आपका सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम, और आपका यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन में। तो वो वाला लेक्चर आप जरूर ध्यान से देखिएगा। हम इन सब चीजों के बारे में, सारे जितने लेयर्स हैं यहाँ पे, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम है, इसको ध्यान रखिएगा, क्या आप लोगों के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, सीरीज वाइज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, आफ्टर दैट कम्स मेसोस्फेयर, और मेसोस्फेयर के बाद यहाँ पे आता है थर्मोस्फेयर, जिसको हम आयनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे आप बापू सोना करोगे, और यहाँ पे आता है हमारा एग्जॉस्फेयर, ठीक है। चलो अब इनको डिटेल में हम देखते हैं और पढ़ते हैं कि क्या है। पहला है हमारा ट्रोपोस्फेयर। Earth's troposphere extends from Earth's surface to an average about 12 kilometers in height. अब चाहे आप 12 किलोमीटर देखो या फिर आप कहीं कहीं 18 किलोमीटर भी कुछ किताबों में दिया हुआ है। मेरा काम है दोनों चीजें बताना, तो यहाँ पे बता दिया 12 या फिर 18 किलोमीटर, ठीक है। With its height lower at Earth's poles and higher at the equator. तो अर्थ पोल्स के पास जो इसकी हाइट होती है वो कितनी होगी? कम होगी, लो होगी, ठीक है, कम होगी। और कहाँ? इक्वेटर के पास जो हाइट होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। Yet this very shallow layer is tasked with holding all the air that plants need for photosynthesis and animals need to breathe, and also contains about 99% of all the water vapor and aerosol, minute solid or liquid particles suspended in the atmosphere. ट्रोपोस्फेयर में जैसा हमने आपको पहले ही बोला था कि जितने भी आपके चाहे क्लाइमेट हो, वेदर हो, किसी के बारे में पता लगाना हो, यानी कि जो प्रॉपर आपकी जीवन शैली जो चलती है वो कौन से लेयर में चलती है? ट्रोपोस्फेयर लेयर में ही चलती है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर लेयर एक ऐसी लेयर है जो आपके सारे इंपॉर्टेंट गैसेस को क्या करता है? होल्ड ऑन करके रखता है, ठीक है। चाहे वो आपका नाइट्रोजन गैस हो, चाहे वो आपका ऑक्सीजन हो, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, आपके जितने भी इनर्ट एंड नोबल गैसेस हो, वो हमें कौन से लेयर में देखने को मिलेंगे? वो हमें ट्रोपोस्फेयर लेयर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी लेयर में चूंकि वो इतने सारे इंपॉर्टेंट आपके जो एसेंशियल गैसेस को होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल जो है वो
सस्टेनेबल रहती है, जो लाइफ होती है वो पॉसिबल रहती है, ठीक है। और जो जो इम्पोर्टेंट गैसेस हैं जो हमें फोटोसिंथेसिस में काम आती है, मतलब प्लांट्स को काम आती है, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, राइट, they need to breathe, of course we also need to breathe, right, and also contains about 99% of all the water vapor and aerosols. Aerosols क्या होते हैं? They are the minute solid or liquid particles suspended in the atmosphere, right. ये सारे जो गैसेस है वो हमें कौन सी लेयर में देखने को मिलती हैं? ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती हैं। हमारी द फर्स्ट लेयर एंड द नियरेस्ट लेयर टू द अर्थ सरफेस इज ट्रोपोस्फेयर। ये आप याद रखिएगा, जिसको हम हिंदी में क्षोभ मंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाइट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कितना है, या तो 12 किलोमीटर, कुछ किताबों में 12 किलोमीटर दिया है तो कुछ किताबों में 18 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हाइट का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और with its height lower at Earth's pole and higher at the equator. Next point. The temperature in the troposphere also decreases with height. जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं ट्रोपोस्फेयर लेयर में, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम, रफ डायग्राम बना देते हैं ताकि चीजें थोड़ी क्लियर रहे। ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट लेयर है जिसे हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब जैसे यहाँ पे ऊपर चलते चले जाएंगे तो जो टेम्परेचर होगा हमारा वो कम होता चला जाएगा, यानी कि विथ इंक्रीजिंग हाइट द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन दिस लेयर, राइट, इन दिस लेयर। ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी कि जैसी हाइट बढ़ती जा रही है टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड या फिर विथ इंक्रीजिंग हाइट द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग या टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक। यही पॉइंट इसमें समझाया गया, यही चीज, दैट द टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर ऑल्सो डिक्रीजेस विथ हाइट। On top of this layer is what is referred as tropopause. अब यहाँ पे हम डायग्राम को एक बार फिर से लेके आते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो लेयर आपको दिख रही है ना, ये लेयर जहां से हमारा ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है, राइट, और स्ट्रेटोस्फेयर लेयर जो है वो स्टार्ट होती है, इसको हम ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं, ट्रोपोपॉज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रोपो और पॉज को अगर हम डिवाइड कर दें, हम ट्रोपो और पॉज को यहाँ पे डिवाइड कर दें तो आप देख सकते हो कि ट्रोपो का मतलब है ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोपॉज यानी कि ये ऐसी लेयर है, ये ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा ट्रोपोस्फेयर लेयर जो होता है वो खत्म होता है और उसके बाद हमारी दूसरी लेयर जो है वो स्टार्ट होती है। वो कौन सी है? हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। एंड ये हमारी अपर लेयर है, या किसकी? ट्रोपोस्फेयर की। ये ध्यान रखिएगा आप। The temperature in this troposphere also decreases, and on top of this layer is what is referred to as tropopause. It is the densest atmospheric layer compressed by the weight of the rest of the atmosphere above it. अब इसको कैसे समझते हैं? जैसे यहाँ पे पाइल्स ऑफ बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे पाइल्स ऑफ बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप बुक्स बढ़ाते चले जाओगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो सबसे नीचे जो हमारी बुक रखी होगी उसके ऊपर क्या होगा कि जो प्रेशर है, वो जो दबाव है वो बढ़ता चला जाएगा, है ना, वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लेयर है इसके ऊपर हमारे जितने भी क्या कहते हैं लेयर्स हैं, जितने भी रेस्ट ऑफ द लेयर्स है उनका वेटेज, और जितने भी हमारे एयर हैं, जो हमारी गैसेस है, उनका वेटेज भी सबसे ज्यादा किस पे है? ट्रोपोस्फेयर में। और ये जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है ये सबसे डेंसेस्ट लेयर है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे आपके जितने भी इम्पोर्टेंट गैसेस हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। कहाँ पर? हमें ट्रोपोस्फेयर लेयर में देखने को मिलती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है कि जितनी भी हमारी लेयर्स होती हैं और जितनी भी हमारी गैसेस होती हैं उन्हें ये होल्ड करके रखता है।
क्यों? क्योंकि अर्थ के सबसे नियरेस्ट क्या है, नियरेस्ट लेयर है, कितना डिस्टेंस है, 18 किलोमीटर तक इसका डिस्टेंस है, राइट। यानी कि 18 किलोमीटर तक इसकी हाइट है, डिस्टेंस ओवर मींस हाइट, राइट। तो यहाँ पर जो हाइट है वो 18 किलोमीटर तक है, इसीलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सबसे ज्यादा डेंसेस्ट है। डेंसेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स होंगी, यानी कि हमारे जितने भी गैसेस होंगी, जितने भी हमारी एयर होगी, वो हमारे सबसे ज्यादा गैसेस जो हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी? ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेगी। और इसके ऊपर जितने भी लेयर्स बने हैं उन सब का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर बनता है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बनता है, ठीक है। So it is the densest atmospheric layer compressed by the weight of the rest of the atmosphere above it, ठीक। Most of the Earth's weather happens here। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप अगर हमें क्लाइमेट के बारे में हो गया या वेदर के बारे में हो गया, अगर पढ़ना है, देखना है, तो वो सबसे ज्यादा कौन सी लेयर में टेक प्लेस करता है? वो सबसे ज्यादा ट्रोपोस्फेयर में ही चलता है या हैपन होता है, ठीक है। Almost all clouds that are generated by the weather are found है, यानी कि यहाँ पे इसी लेयर में आपका क्लाउड फॉर्मेशन भी, मोस्ट ऑफ योर क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो कौन सी लेयर में टेक प्लेस करती है? वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में टेक प्लेस करती है। मोस्ट एविएशन टेक्स प्लेस हियर इंक्लूडिंग इन द ट्रांजिशन रीजन्स बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर। वैसे तो ज्यादातर अगर हम ध्यान दें तो जैसी जैसी प्लेन उड़ता है और जैसे जैसे और ऊपर उड़ता चला जाता है, राइट, वो और ऊपर होता है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप फ्लाइट से गए होंगे तो कैप्टन जो है वो अनाउंस करते हैं कि हम कितनी हाइट पे हैं, ठीक। अब जितनी हाइट वो बताते हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि 18 किलोमीटर से तो ऊपर ही होगी। तो क्या है कि आपके जितने भी फ्लाइट्स होते हैं जो उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में रहते हैं, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर होती है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, राइट। उस लेयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे लिखा गया है दैट मोस्ट एविएशन टेक्स प्लेस हो गया, यानी कि टेक ऑफ करेगा तो वो ट्रोपोस्फेयर से ही होते हुए जाएगा, और जब वो ट्रोपोस्फेयर से होते हुए जाएगा तभी तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में जाके पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है दैट मोस्ट एविएशन टेक्स प्लेस हियर इंक्लूडिंग द ट्रांजिशन रीजन। ट्रांजिशन रीजन यानी कि जैसे ही हम ट्रोपोस्फेयर से होते होते स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में पहुंच जाते हैं, उसे हम यहाँ पे ट्रांजिशन रीजन जो है बताया जा रहा है, राइट, बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा यहाँ पे आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम हिंदी में समताप मंडल के नाम से जानते हैं, राइट। इट इज लोकेटेड बिटवीन अप्रोक्सीमेटली 12 and 50 किलोमीटर्स, राइट। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हाइट यहाँ पे कितनी बताई जा रही है? 12 से 50 किलोमीटर या फिर 18 से 50 किलोमीटर इसकी हाइट बताई जा रही है, ठीक है, अबव अर्थ्स सरफेस। द स्ट्रेटोस्फेयर इज परहैप्स बेस्ट नोन एज होम टू अर्थ्स ओजोन लेयर। इसी लेयर में हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है, राइट। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ओजोन लेयर हमें साउथ पोल में देखने को मिलती है, ठीक है, सबसे ज्यादा हमें साउथ पोल में देखने को मिलती है, राइट। ओजोन लेयर काफी इंपॉर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि क्या होती है, ये भी क्या करती है, हीट को ट्रैप करके रखती है, राइट, हीट को ट्रैप करके रखती है। अब चूंकि हीट को ट्रैप करके रख रही है तो उसको खराब इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत जो टेम्परेचर है उसी के बदौलत ये ओजोन लेयर हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, इन सारी गैसेस की वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा बहुत क्या होता है, हमारा बैलेंस हो जाता है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ठंड होगी तो भी सर्वाइवल मुश्किल है, बहुत ज्यादा गर्म होगी तो भी सर्वाइवल क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए चीजों को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये केवल ना ही हमारे एटमॉस्फेयर में बल्कि हमारी लाइफ पे भी लागू होता है कि अपनी लाइफ में भी आपको बैलेंस जो है वो बना के रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कौन सा सही कदम अपने जीवन में उठाना जरूरी है, क्योंकि अब आप सब बच्चे नहीं रहे, अब आप सब बड़े भी हो गए हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे द स्ट्रेटोस्फेयर इज परहैप्स द बेस्ट नोन एज होम टू द अर्थ्स ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, हमें स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ओजोन लेयर पाई जाती है तो वो साउथ पोल रीजन में देखने को मिलती है, साउथ पोल एरिया में पाई जाती है, ठीक है। इन दिस रीजन द टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ हाइट। अब यहाँ पे उल्टा हिसाब है,
अगर हम यहाँ पे चलें और कुछ चीजों को देखें, जैसे कि हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पे, रफ डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताएं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि ये दूसरी लेयर देखते हैं और ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम हिंदी में समताप मंडल के नाम से जानते हैं। डिस्टेंस कितना है? 12 से 50 किलोमीटर या फिर 18 से 50 किलोमीटर। ठीक है, दोनों में से कोई, कुछ भी। डिस्टेंस आई मीन हो गया हाइट, हाइट से मतलब है। और इसी लेयर में हमें ओजोन लेयर भी देखने को मिलती है। ठीक है, ओजोन लेयर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में क्या था कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, हाइट बढ़ रही थी तो टेम्परेचर क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में उल्टा हिसाब है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी कि विथ इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ओजोन लेयर। राइट, ओजोन लेयर क्या करेगा? आपके जितने भी हीट को ट्रैप करके रखता है, और दूसरी बात है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को भी क्या करेगा? रिफ्लेक्ट बैक करता है। अब यूवी रेज जो होती है वो हार्मफुल तो होती ही होती हैं, राइट, बट ओजोन डिप्लीशन के कारण क्या हो रहा है कि जो यूवी रेज है वो डीपली पेनिट्रेट कर पा रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि हमारे वायुमंडल में, राइट, जिसकी जो बहुत सारी क्या कहते हैं हार्मफुल चीजें होती हैं, हमारी स्किन को हार्म करती है, स्किन कैंसर भी होता है यूवी रेज से, राइट। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करके निकला करें घर से बाहर व्हेनेवर यू आर स्टेपिंग आउटसाइड, राइट। अब आज के टाइम पे तो सनस्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप की सनस्क्रीन आ गई है, ना जाने उसमें क्या क्या तो मिक्स रहता है, नियासिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड एंड गॉड नोज व्हाट इज मिक्स्ड इन इट। वो कहते हैं ना कि आपदा को अवसर बनाइए, है ना। उसमें तो क्या कंपनीज ने कर रखा है, जितने भी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं उन्होंने इसका एक फायदा उठाया, राइट, उन्होंने इसका फायदा उठाया। इससे पहले जब लोगों को पता नहीं था ना कि यूवी रेज हार्मफुल होती हैं तो लोग बिना सनस्क्रीन लगाए चले जाते थे, लेकिन जब रिसर्च हुई, पढ़ाई हुई और ये चीज जब सामने आई दैट ऑल दीज यूवी रेज आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर स्किन, तो उन्होंने क्या किया कि सनस्क्रीन बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखोगे तो हमारे बॉडी लोशन में भी सनस्क्रीन, जिसे हम बोलते हैं ना SPF 50 PA+++ करके, ना जाने कितने कैसी ऐसे ब्रांड्स आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं आपके, जितने भी नाम नहीं लेंगे किसी पर्टिकुलर ब्रांड का यहाँ पे, बट उनके यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो ऐसे ही इसी रेंज में जो है वो उसका सनस्क्रीन निकालते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपदा को अवसर बना लिया है और उसी से क्या कर रहे हैं, उनका बिजनेस अच्छा दौड़ भी रहा है, राइट। अब एवरीवन वांट्स टू लुक गुड एंड एवरीवन वांट्स कि उनकी जो स्किन रहे वो प्रोटेक्ट रहे और ये हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करे, चाहे वो उनके हैंड्स हो, चाहे उनकी वो फेस हो। तो ये सारे आइटम जो है वो इसी नाम पे बिक भी रहे हैं। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हमारा ओजोन लेयर, राइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। Heat is produced in the process of the formation of ozone and this heat is responsible for temperature increase, right? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर की वजह से ही इस लेयर में एक्सक्यूज मी, इस लेयर में जैसी जैसी हमारी हाइट, जैसे हम और ऊपर की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होने की बजाय क्या होता है, और ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। उसका रीजन यही है, जैसा कि इस पॉइंट में बताया गया है, that the temperature increases with height, heat is produced in the process of the formation of ozone and this heat is responsible for temperature increase. It is nearly clouds and weather free, but polar stratospheric clouds occur mainly at a high latitude during the winter, are sometimes present in its lowest, coldest altitudes. It's also the highest part of the atmosphere that jet planes can reach. ठीक, हमारे जितने भी जेट प्लेन्स हैं वो सब इसी लेयर में उड़ते हैं, ठीक है, इसी लेयर में उड़ते हैं। कारण क्या है? कारण हम बताते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप देखोगे, आप रीजन सुनते हो कि हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया,
है ना, या फिर एरोप्लेन जो है वो अच्छे से लैंड नहीं हो पा रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो क्लाउड्स की वजह से होता है ना। बहुत ज्यादा जब क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं तो पायलट को दिखता नहीं है। और हमने अभी पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था, पिछली स्लाइड में, कि जो मोस्ट ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन है वो कौन से लेयर में टेक प्लेस करता है, वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में टेक प्लेस करता है। इसलिए एविएशन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन और भी ऊपर जो आप देख सकते हो कि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, ये जो दो रीजन्स हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा एविएशन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो प्लेन्स है, आपके जेट प्लेन्स है, वो उड़ाए जाते हैं। ठीक है, उसका कारण भी यही है, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो दिखता नहीं है पायलट को। इसीलिए आप सुनते रहते हो खबरें कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, या फिर जो एरोप्लेन है वो उसका सेफ लैंडिंग नहीं हो पाया, प्रॉपर तरीके से लैंड नहीं कर पा रहा था। तो द रीजन इज दिस ओनली, द क्लाउड फॉर्मेशन इज द मेन रीजन। ठीक है, एंड यहाँ पे याद रखेंगे दैट इट इज अ क्लाउड एंड अ वेदर फ्री। यहाँ पे आपको क्लाइमेट और वेदर के बारे में ज्यादा अच्छे से जानकारी नहीं मिलेगी। ये जो लेयर है वो क्या है, हमारा वेदर फ्री लेयर है, राइट। हमारे जितने भी क्लाइमेट और वेदर हो गया, जितने भी हमारे लाइफ सस्टेनिंग जो प्रोसेस हैं, वो कहाँ पे टेक प्लेस करते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, फिर आता है मीजोस्फेयर, राइट। मीजोस्फेयर जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के एक ऊपरी परत है, ये जो लेयर है, लोकेटेड बिटवीन अबाउट 50 एंड 80 किलोमीटर। अब यहाँ पर हम देखें तो 50 एंड 80 किलोमीटर बताया गया है। ठीक है, अबव द अर्थ सरफेस, यहाँ पे हाइट की बात हो रही है। द मीजोस्फेयर गेट्स प्रोग्रेसिवली कोल्डर विथ एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे उल्टा हिसाब है, यहाँ पे फिर एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, एक और यहाँ पे लेयर ऐड कर देते हैं हम। ये हमारा मीजोस्फेयर, ठीक है। मीजोस्फेयर हाइट कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, कितना, 50 से 80 किलोमीटर मान लेते हैं। यहाँ पे उल्टा हिसाब है कि जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ट्रोपोस्फेयर में with increasing altitude or increasing height temperature decreases. In stratosphere with increasing height or altitude temperature also increases due to the presence of the ozone layer, right? And in mesosphere with increasing height or with increasing altitude temperature decreases. ठीक, ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। The top of this layer is the coldest place found within the earth system. जो मीजोस्फेयर का एकदम टॉप लेयर है, वो सबसे ज्यादा ठंडा प्लेस है। ठीक है, कहाँ पे, हमारे पूरे अर्थ सिस्टम का। विथ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट -85 डिग्री सेल्सियस। कितना, -85 डिग्री सेल्सियस। और फॉरेन हाइट में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा हमारा -120 डिग्री फॉरेन हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर को आप याद रखेंगे कि कितना होता है यहाँ पे, बेसिकली -85 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करेंगे तो -120 डिग्री फॉरेन हाइट स्केल होगा। ठीक है, जो टॉप लेयर है, इस जो टॉप पोर्शन है, द टॉप लेयर है मीजोस्फेयर की, वो क्या है, इट इज द कोल्डेस्ट प्लेस फाउंड विद इन द अर्थ सिस्टम, राइट। नेक्स्ट, the very scarce water vapor present at the top of the mesosphere forms noctilucent clouds, the highest clouds in the Earth's atmosphere. अब noctilucent clouds जो हैं वो क्या है, हाईएस्ट क्लाउड्स के हैं, माने जाते हैं, हाईएस्ट क्लाउड्स माने जाते हैं हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के। ठीक है, वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म होते हैं हमारे मीजोस्फेयर लेयर में फॉर्म होते हैं। ठीक है, वेरी स्कार्स वाटर वेपर प्रेजेंट, यहाँ पे यानी कि वाटर वेपर की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, स्कार्स मतलब किसी चीज की कमी, स्कार्सिटी। ठीक है, प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द mesosphere. Most meteors burn up in this atmospheric layer. अब
यहाँ पे मीटियोर्स का मैं आपको बता दूं, हमने जब सोलर सिस्टम या फिर यूनिवर्सल सोलर सिस्टम के बारे में जब हमने पढ़ा था, तब हमने वहाँ पे मीटियोर्स या मीटियोराइट्स के बारे में भी पढ़ा था, तो वो वाला टॉपिक आप दोबारा देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि मीटियोर्स क्या होते हैं। एक छोटे से बात यहाँ पे है कि मीटियोर्स वही है कि वो जब स्पेस से अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, और जब वो इस लेयर में एंटर करते हैं मेसोस्फेयर में, तो ड्यू टू फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि वो बीच में ही क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं। और जब आप लोग कभी अगर दिख जाए गलती से, तो हम लोग उसको क्या मान बैठते हैं, शूटिंग स्टार मान बैठते हैं, और आप अपनी इच्छाएं मांगते हैं कि वो मिल जाए एक बार, या मुलाकात हो जाए उनसे एक बार जिंदगी में दोबारा तिबारा, राइट। ऐसे सब जो विशेष हैं आपकी आधी अधूरी, वो सब आप जो शूटिंग स्टार्स देखकर मांगते रहते हैं, वो यही शूटिंग स्टार है आपका। अब मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूं कि वो शूटिंग स्टार जो होता है या जो मीटियोर होता है, वो बीच में ही जल भुन जाता है और खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपकी ये विश जो है वो खत्म हो जाती है, वो इसीलिए पूरी नहीं होती है क्योंकि वो शूटिंग स्टार जो होता है वो बीच रास्ते में ही समाप्त हो जाता है, ठीक है, पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसी के साथ खत्म हो जाती हैं आपकी ख्वाहिशें, आपकी विशेस, ठीक है। तो यहीं पे जो मीटियोर्स हैं वो बर्न होते हैं। मीटियोर्स किस रीजन से बर्न होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से बर्न होते हैं, ठीक। चलो, साउंडिंग रॉकेट्स एंड रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट कैन रीच द मेसोस्फेयर, ठीक है। इस लेयर पे वैसे तो हमारा प्लेन नहीं जा सकता इतनी ऊंचाई पे, राइट। तो यहाँ पे जितने भी हमारे रॉकेट्स होते हैं, जो रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वो इस लेयर में आसानी से पहुंच सकते हैं। द ट्रांजिशन बाउंड्री विच सेपरेट द मेसोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोपोज। अब यहाँ पे हम वापस से अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज। यानी कि यहां से आपका या हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है वो खत्म होता है, समाप्त होता है, और यहाँ पे एक नया जो लेयर है वो स्टार्ट होता है, वो हमारा मेसोस्फेयर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अब आता हमारा थर्मोस्फेयर, ठीक। इट इज लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 700 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस। कुछ किताब में 700 तो कुछ में 800 दिया हुआ है, तो उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि हाय दैया क्या मार्क करके आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी इसमें चाहे 700 हो, वैसे तो पूछा नहीं जाता है कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, बट एक मोटा माटे हिसाब ये लगा के रखिएगा कि 80 से 700 या फिर 800 किलोमीटर इसकी क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। So it is located between about 80 and 700 or 800 kilometers above the Earth's surface, whose lowest part contains the ionosphere. इसका जो lowest part है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयनोस्फेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने पहले भी आपको जब डायग्राम में हम आपको बता रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आयनोस्फेयर में भी आपके जो सैटेलाइट्स हैं, यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए जो वहां पे लगाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन जो है वो पहुंच पाती हैं और कम्युनिकेशन जो है वो कर पाते हैं। जैसे आप फोन पे लगे रहते हैं, राइट, वहां से वो आपसे पूछती हैं कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप यहाँ से उन्हें जवाब देते। तो ये जो बाबू सोना मोना कुच्चू मुच्चू पुच्चू चलता रहता है आप लोगों का थ्रू योर फोन, वो केवल और केवल इसी चीज के इसी रीजन से क्या होता है, पॉसिबल हो पाता है, और इसी रीजन की वजह से आप जो है अपने बाबू सोना से जो है वो वार्तालाप कर पाते हैं या फिर उनसे मीठी मीठी बातें कर पाते हैं। अब बिकॉज दिस लेयर इज मच क्लोजर टू द सन, इट कैन रीच टेम्परेचर अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर इसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट किया जाए तो इट इज 3600 डिग्री फॉरेनहाइट। और अगेन यहाँ पे हमें एक और यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, एक और यहाँ पे लेयर ऐड हो जाती है हमारी, ठीक है, और इस लेयर को हम नाम देते हैं थर्मोस्फेयर।
थर्मोस्फेयर। इसका जो लोअर लेयर होता है इसे हम आयनोस्फेयर बोलते हैं, आयनोस्फेयर। यहीं पे आपके जितने भी रेडियो एक्टिव जितना भी कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे आयंस होते हैं, तो यहाँ पे सैटेलाइट लगाए जाते हैं ताकि रेडिएशन अच्छे से इनको यहाँ पे मिल जाते हैं और कम्युनिकेशन जो होता है वो हो पाता है अच्छे से। ठीक है, तो जो अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हाइट ऊपर बढ़ेगी, टेम्परेचर क्या होगा, वो भी बढ़ता चला जाएगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये लेयर क्या है, वो सन के करीब है, राइट। ये लेयर जो है वो हमारे जो सन है उसके करीब है, तो करीब है तो क्या होगा कि जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि कौन सी लेयर में जो टेम्परेचर होता है वो हाइट इंक्रीज करने पे बढ़ता है, कम होता है, ये ध्यान रखिएगा दिमाग में। पहला आता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, with increasing your height temperature also with increasing height temperature decreases। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर की वजह से with increasing height क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज होता है। मेसोस्फेयर में उल्टा हिसाब है, हाइट इंक्रीज तो टेम्परेचर कम होगा, लेकिन थर्मोस्फेयर में क्या है कि हाइट इंक्रीज तो टेम्परेचर भी इंक्रीज, और मैक्स टू मैक्स कितना जाता है, 2000 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर उसको फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करें तो 3600 डिग्री फॉरेन हाइट। ठीक है, यहां तक आपका मैक्सिमम जो है टेम्परेचर जाता है। उसका कारण क्या है कि जो हमारा जो थर्मोस्फेयर लेयर है वो हमारे सन के बहुत ही पास है, इसीलिए वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो हाई रहता है। ठीक है, यही पॉइंट जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट, in this layer temperatures increase with altitude due to the very low density of molecules found here and it is both cloud and water vapor free। ठीक, अब यहाँ पर हमें कम डेंसिटी देखने को मिलेगी किसकी, गैसेस की। आप जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे हमें जो गैसेस की डेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, इस लेयर में क्या है कि यहाँ पे ना तो कोई क्लाउड दिखेगा और ना ही यहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ना ही यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ना यहाँ पे क्लाउड आपको कोई भी दिखेगा, और यहाँ पे वाटर वेपर जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट है। इसीलिए जो लेयर है वो क्या है, हमारा क्लाउड फ्री है और वाटर वेपर फ्री है। ठीक है, द अरोरा बोरियोलिस जिसे हम नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं एंड द अरोरा ऑस्ट्रियालिस जो सदर्न लाइट्स होता है आर समटाइम्स सीन्स है। ओके, तो यहाँ पे आपके जो भी नॉर्दर्न लाइट्स और जो भी सदर्न लाइट्स हमें देखने को मिलते हैं वो हमें कौन सी लेयर में देखने को मिलते हैं, वो हमें थर्मोस्फेयर लेयर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो सनलाइट रेज होती हैं वो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक जो लेयर होती है उससे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब वो दोनों मिक्स हो जाती हैं तो हमें ऐसी लाइट्स देखने को मिलती हैं। तो अब इस टाइप की अरोरा बोरियोलिस या फिर अरोरा ऑस्ट्रियोलिस ये फॉर्म होता है। ठीक है, द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS ऑर्बिट्स इन द थर्मोस्फेयर। ठीक है, फिर आता है हमारा एनोस्फेयर। एनोस्फेयर बता चुके हैं आपको, अच्छे से याद होगा, बाबू सोना मोना वाला। इट इज नॉट अ डिस्टिंक्ट लेयर एज द अदर्स मेंशन्ड अबव। एक अलग से लेयर नहीं है, ये थर्मोस्फेयर में ही है ये। ठीक है, इंस्टेड द आयनोस्फेयर ओवरलैप्स द मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब एक्सोस्फेयर क्या है, थर्मोस्फेयर के ऊपर भी एक और लेयर है जो हमारी कौन सी है, एक्सोस्फेयर नाम है उसका। ठीक है, वो हमारा बिल्कुल ही आउटर स्पेस वाला लेयर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आयनोस्फेयर, एक ध्यान रखिएगा कि जो आयनोस्फेयर है वो हमारा एक सेपरेट लेयर नहीं है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए और ध्यान दिया जाए या रिकॉल किया जाए तो हमारा जो आयनोस्फेयर है, जो हमारा थर्मोस्फेयर का लोअर लेयर है ना, राइट, जो लोअर लेयर है वही जो पोर्शन है वो आयनोस्फेयर है। जैसा कि यहाँ पे दिखा हुआ है दैट इट इज नॉट ए डिस्टिंक्ट लेयर, अलग से इकलौती लेयर नहीं, जैसे अभी तक हम अलग अलग लेयर्स के बारे में पढ़ते आ रहे थे, ऐसा यहाँ पे कोई भी हिसाब नहीं है। ठीक है, एज द अदर्स मेंशन्ड अबव and instead the ionosphere overlaps the mesosphere, thermosphere and exosphere। अब यहाँ पे mesosphere क्यों मेंशन किया गया है बताते हैं हम आपको, वापस से डायग्राम की तरफ चलते हैं।
ये पोर्शन जो देखने को मिल रहा है इसे हम बोलते हैं मीजोपॉज। मीजोपॉज के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे मीजोपॉज, जहां पे वर्ड पॉज आ जाएगा वहां पे आप समझ जाइएगा कि वो लेयर खत्म होती है और दूसरी लेयर जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे मेसोस्फेयर में ये जो पोर्शन है, ये जो लाइन है, यहाँ से हमारा मेसोस्फेयर खत्म होता है और यहाँ से हमारा शुरू होता है थर्मोस्फेयर। हमने चूंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि थर्मोस्फेयर का जो लोअर लेयर होता है यही हमारा क्या होता है, आयनोस्फेयर होता है। इसलिए ये ओवरलैप करती हैं, किसको, मेसोस्फेयर को, थर्मोस्फेयर को और एग्जोस्फेयर को। अब आयन जो है वो पर्टिकुलर यहीं तो एक ही इधर ही पोर्शन में तो नहीं होंगे, आयंस जो है वो फैले होंगे, तो आपको अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेंगे आयंस। ठीक है, it's a very active part of the atmosphere and it grows and shrinks depending on the energy it absorbs from the sun. Of course, आयंस जैसा कि हमने आपको बोला कि एक ही जगह नहीं देखने को मिलेंगे, ये डिपेंड करता है। जैसे आयंस फैल गए, आयंस श्रिंक हो गए, वो किस पे डिपेंड करता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रिसीव फ्रॉम द सन, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली नहीं समझा सकते या नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता कि वो कितने अमाउंट की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है और कितने अमाउंट पे एक्सपैंड करेगा, श्रिंक करेगा। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट रिसीव्स फ्रॉम द सन एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन देम, राइट। हम इसका पता नहीं लगा सकते। एक्टिव पार्ट इसलिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप इसी के यहाँ पे जितने भी आपके सैटेलाइट्स हैं वो सब लगाए जाते हैं ताकि बातचीत हो सके। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग रीजन केपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेडियो सिग्नल्स बैक टू द अर्थ। इसलिए यहाँ पे जितने भी हम फोन कॉल्स करते हैं, आपका जितना रेडियो जॉकी, जितने भी हम काम करेंगे, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, ये जितना भी सब कुछ होता है हमें किसके थ्रू देखने को मिल पाएगा, यहाँ पे आयनोस्फेयर पे ही ये सारी चीजें जो है वो सैटेलाइट्स लगाई जाती हैं, क्योंकि आयंस के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जितने भी आपके रेडियो सिग्नल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो पाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन दिस लेयर। ठीक है, the electrically charged atoms and molecules that are formed in this way are called ions, giving the ionosphere its name and endowing this region with some special properties. Special properties मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, वही आपका बाबू सोना मोना, ठीक है, जो आप बतिया पाते होते हैं घंटों घंटों तक, उसी के कारण है। अब यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, आपको डायग्राम के थ्रू एक चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि आयंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एफ रीजन, ई रीजन, और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और ये रहा सन, यहीं से जो है वो एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, कौन, आयंस। ठीक है, यहीं से एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। चलो, फिर आता है एग्जॉस्फेयर, हमारी जो आउटर लेयर है। वापस से डायग्राम की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो पोर्शन है ना, जहां पे हमारा थर्मोस्फेयर खत्म होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम थर्मोपॉज के नाम से जानते हैं, थर्मोपॉज। यहाँ पे देख देते हैं एक और बार, थर्मोपॉज, यानी कि यहां से खत्म होता है थर्मोस्फेयर और स्टार्ट होता है एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर क्या है, इनफाइनाइट मान लीजिए आप इसको। ठीक, ये तो एक यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 3000 किलोमीटर, बट जब स्पेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर मायने नहीं रखती हैं चीजें, मायने नहीं रखती हैं हाइट, चाहे आप 3000 लिखो चाहे आप 1000 लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से आप 800 से लगा लीजिए, यहाँ से आप 800 से लगा लीजिए इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये लेयर स्टार्ट होती है, वो है हमारी एग्जॉस्फेयर। ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस की। ठीक, इट इज लोकेटेड बिटवीन अबाउट 700 and 10,000 किलोमीटर्स। मैंने जैसा कि बोला कि पर्टिकुलर हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है हमारा स्पेस। स्पेस मतलब
क्या हुआ कि यहाँ पे थर्मोस्फेयर होता है हमेशा के लिए खत्म, हमेशा के लिए, और यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर से स्टार्ट होता है हमारा स्पेस, और स्पेस यानी कि इनफाइनाइट, राइट। तो ये जो 700 से लेकर 10,000 ये जो नंबर दिया हुआ है, इसको आप सिर्फ एक नजर मारिए इस पे। कहीं कहीं 10,000 दिया है, तो कहीं दिया है 3,000, ठीक है, तो कहीं 1,000 भी दिया हुआ है ना, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, ठीक। द एग्जॉस्फेयर इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड एट इट्स टॉप मर्जेस विद द सोलर विंड, ठीक। Molecules found here are the extremely low density, so this layer doesn't behave like gas and particles here escape into the space। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर थर्मोपॉज के बाद हमारा जो थर्मोस्फेयर है वो खत्म होता है यहाँ पे हमेशा के लिए, और नेक्स्ट हमारी एक लेयर स्टार्ट होती है, वो है हमारी एग्जॉस्फेयर, और वहां से हम पहुंचते हैं स्पेस में। इसलिए हाइट का हो गया, आपके जितनी भी प्रॉपर्टीज हो गई, चाहे वो गैसेस की हो, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं आयंस की हो, ठीक है, यहाँ पे आके बिल्कुल इनफाइनाइट हो जाती हैं वो सब चीजें। तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं इस लेयर में, वो काफी लो डेंसिटी होती है उसकी, एंड दिस लेयर डजंट बिहेव लाइक अ गैस। ऑफ कोर्स चूंकि हम स्पेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल क्या हो रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल पुल आप कह सकते हो किसका, अर्थ का, वो क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, राइट। कम होते होते जब हम एग्जॉस्फेयर तक पहुंचते हैं वो खत्म हो चुका होता है, तो वहां से चीजें इनफाइनाइट जो है वो शुरू हो जाती हैं। और जब इनफाइनाइट होगा, जब वैक्यूम होगा, तो क्या होगा कि चीजें जो होंगी वो स्पेसिफिक आप नंबर नहीं दे सकते उस चीज को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लो डेंसिटी है, और जितने भी हमारे जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एज अ गैस बिहेव नहीं करते हैं। पार्टिकल्स हेयर एस्केप इनटू द स्पेस, जितने भी पार्टिकल्स रिमेनिंग रहते हैं वो कहाँ पे भग लेते हैं, स्पेस की तरफ भग लेते हैं, ठीक है। While there is no weather in the exosphere, the aurora borealis and aurora australis are sometimes seen in this lowest part। कभी कभी हमें यहाँ पे नॉर्दर्न और सदर्न लाइट जो है वो देखने को भी मिलती है, लेकिन एग्जॉस्फेयर के लोएस्ट पोर्शन में जहाँ पे ट्रोपोपॉज होता है, राइट, वहां पे हमें देखने को मिलता है। अदरवाइज जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे, हमें नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स वहां पे भी देखने को नहीं मिलेंगी। मोस्ट अर्थ सैटेलाइट्स ऑर्बिट दिस लेयर। अब आप सोचोगे कि अभी सैटेलाइट तो मैम ने आयनोस्फेयर बताया था, वो किस लिए होता है, वो आपके कम्युनिकेशन के लिए होता है, राइट, जहाँ पे आपके जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो सके। लेकिन जो अर्थ सैटेलाइट्स होते हैं ना, ये जो नासा, इसरो, ये सारे जो सैटेलाइट्स अपने जो वहां पे भेजते हैं, वो स्पेस को स्टडी करने के लिए भेजते हैं। अर्थ की स्टडी, आउटर लेयर ऑफ अर्थ को स्टडी करने के लिए, स्पेस को स्टडी करने के लिए, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं अर्थ के साथ साथ उनको स्टडी करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे सैटेलाइट रॉकेट जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। तो वो कौन सी ऑर्बिट में घूमते हैं, वो एग्जॉस्फेयर में ही जाके घूमते हैं, ठीक है। मोस्ट अर्थ सैटेलाइट्स ऑर्बिट इन दिस लेयर, राइट। चलो यहाँ पे भी डायग्राम देख लेते हैं हम एक बार। ट्रोपोस्फेयर रिविजन हो जाएगा हमारा। ट्रोपोस्फेयर माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है स्ट्रेटोस्फेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके जेट प्लेन्स जो हमारे एरोप्लेन है वो आपके इसी लेयर में घूमते हैं, और यहाँ पे ओजोन लेयर देखने को मिलती है। और हाँ, यहाँ पे भी आपको साफ साफ में भी अगर नहीं नजर आ रहा हो तो हम जैसे आपको डिक्टेट कर रहे हैं वैसे वैसे आप ध्यान रखिएगा कि ये हो गया ट्रोपोपॉज, एंड आफ्टर ट्रोपोपॉज स्टार्ट स्ट्रेटोस्फेयर, एंड आफ्टर स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे आता है हमारा स्ट्रैटोपॉज। तो स्ट्रैटोपॉज में क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रैटोस्फेयर लेयर है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ पे मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर भी यहाँ पे क्या होती है, ये सबसे आपकी कोल्डेस्ट लेयर होती है, कोल्डेस्ट लेयर होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर जैसे हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हमें मेसोपॉज देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर मीजोस्फेयर जो लेयर है वो खत्म होती है और स्टार्ट होती है यहाँ पे थर्मोस्फेयर, राइट, और थर्मोस्फेयर और फिर आता है एग्जॉस्फेयर। एक टाइम के बाद थर्मोस्फेयर भी खत्म हो जाती है, उसके बाद स्टार्ट होती है एग्जॉस्फेयर, और एग्जॉस्फेयर के बाद कितना क्या होता है, हमारा स्पेस आता है, एंड स्पेस का मतलब है हमारा इनफाइनाइट, ठीक है। चलो
अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखते हैं किसका, एटमॉस्फेयर का क्या है, हमारा वायुमंडल का क्या एक मतलब महत्व है हमारे जीवन में, हमारे अर्थ पे, ये देखते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, ऑफ कोर्स द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ, राइट, इट प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन द अर्थ by shielding it from incoming ultraviolet UV radiations, keeping the planet warm through insulation and preventing extremes between day and night temperature, राइट। जैसा कि मैंने बताया कि बैलेंस जो होता है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सरवाइव करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ के हर फेज में बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी चीजें जो होती हैं वो सही तरीके से बैठती हैं, राइट, लाइफ में। अब चलते हैं लेक्चर पे दोबारा। सो द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ बाय शील्डिंग इट फ्रॉम इनकमिंग। हमने पहले भी बताया था कि जो ओजोन लेयर होता है वो क्या करता है कि वो प्रोटेक्ट करता है, किससे, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आजकल हमें ओजोन डिप्लीशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिल रही है। अब ओजोन डिप्लीशन का मतलब होता है कि ओजोन का जो लेयर होता है ना उसमें जब छेद होने लगते हैं, राइट, जब उसमें छेद होने लगते हैं और उन छेद के थ्रू क्या होता है, उन होल्स के थ्रू क्या होता है कि जो यूवीज होती हैं वो अंदर पेनिट्रेट करने लगती हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, राइट। ओजोन डिप्लीशन के बारे में हर किसी ने सुना होगा, एक एनवायरमेंटल और ग्लोबल क्या है ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, आपका आई थिंक 1987 में कंडक्ट करवाया गया था। क्या करने के लिए, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और पहली बात तो ये ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से हो रहा है, ये ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से हो रहा है, CFC गैसेस की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस होती हैं हमारी, उसमें कौन कौन सी होती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, एक हमारी वाटर वेपर भी है, जी हाँ वाटर वेपर भी हमारी CFC गैसेस हैं, ठीक है, वाटर वेपर, ठीक है। तो और भी बहुत सारी हैं जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक वाला, हमारे जो सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस है, नॉट H2SO4 बट SO2, राइट, SO2 जो SO2 गैसेस हैं ये हो गई। तो ये सारी जो गैसेस हैं वो क्या है, हमारी CFC गैसेस हैं, और इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी ओजोन लेयर होती है उसमें होल्स बनते चले जा रहे हैं, ठीक है, तो होल्स बनते चले जा रहे हैं, यानी कि इन्हीं होल्स के थ्रू क्या हो रहा है, जो यूवी रेज हैं वो डीपली पेनिट्रेट कर पा रही हैं। अब चूंकि ओजोन डिप्लीशन एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट्स जो हैं, जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स है वो भी क्या करती हैं कि इनिशिएटिव लेती हैं, राइट, इनिशिएटिव लेती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में कंडक्ट करवाया गया था सबसे पहले, ठीक है। और हमें सबसे ज्यादा ओजोन लेयर है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, साउथ पोल में, ठीक। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आप ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक। चलो फिर आता है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट। द एटमॉस्फेयर प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न्स इंक्लूडिंग द टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन का मतलब है यहाँ पे रेनफॉल, ठीक, विंड। These patterns have a significant impact on ecosystem, agriculture and human activities. Obviously, weather और climate मैंने पहले भी बताया है कि इन्हीं के वजह से क्या होता है कि सस्टेनेबल लाइफ जो होती है वो पॉसिबल हो पाती है अर्थ पे, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है वो किसको अफेक्ट करती है, ह्यूमन एक्टिविटीज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इकोसिस्टम हो गया, जिसपे हम ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की, प्लांट ट्रीज की जो लाइफ है वो डिपेंडेंट है कंप्लीटली, राइट, एग्जैक्टली कंप्लीटली। सो इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न्स। ऑफ कोर्स हमें अगर वेदर के बारे में, हमें क्लाइमेट के बारे में अगर पढ़ाई करनी है, उसको समझना है, जानना है, तो हमें एटमॉस्फेयर जो है वो हेल्प करता है वेदर और क्लाइमेट को पढ़ने में,
राइट यही यहाँ पे पॉइंट जो है वो बताया गया है। अब हम पढ़ते कैसे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को देखते हैं। एक तो आ गया हमारा टेम्परेचर यानी कि तापमान, फिर आता है हमारा प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल, राइट, एंड देन कम्स द विंड, हवाएं, ठीक। नेक्स्ट, regulates Earth's temperature. The atmosphere helps regulate the Earth's temperature by trapping heat from the sun. अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या करेगी, वो हीट को ट्रैप कर लेती है। अब हीट को ट्रैप कर लेगी तो क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा। अब बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर में भी जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है होती है वो हीट को ट्रैप कर लेती है, और हीट को ट्रैप कर लेती है और रिफ्लेक्ट या रेडिएट बैक नहीं होने देती है सनलाइट को, जिसकी वजह से जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, वो बैलेंस रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको से पहले भी बताया था कि अति हर चीज की खराब होती है, चाहे वो कुछ भी हो, इसलिए ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन जो है वो भी खराब है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो एमिशन ज्यादा मात्रा में हो रहा है वो भी एक ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स द मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस and this more amount of trapping of heat, it is causing global warming, और जिसका हम देख भी पा रहे हैं, जिसका इफेक्ट आजकल इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, बिन मौसम का बरसात होना, ग्लेशियर्स का पिघलना, ये सब क्या है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के ही इफेक्ट है। और ये सब किसने खराब किया है, हम लोगों ने, इंसानों ना। तो इंसानों का किया उन्हीं को भुगतना है। खैर कुछ नहीं तो कर्म निकल रहे हैं सबके, तो सभी को झेलना पड़ रहा है। आप देख सकते हो कि इस टाइम पे भी अगर आप वेकेशन चल रहे हैं बच्चों के, और बहुत से लोग जो है वो हिल स्टेशन जाते हैं घूमने के लिए। अगर आज के टाइम पे भी अगर आप हिल स्टेशन जाओगे ना, तो वहां पे भी आपको टेम्परेचर जो है ना वो उसके मुकाबले, डेली बेसिस के मुकाबले या डेली टेम्परेचर के मुकाबले इस टाइम पे ज्यादा देखने को मिलेगा। उसका कारण ही है ग्लोबल वार्मिंग। अति हर चीज की खराब होती, तो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, हम जैसे कि हम खुद ही एमिट कर रहे हैं, राइट, अपने एक्टिविटी से, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू ही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज्यादा से ज्यादा एमिट हो रही है, राइट। तो उसी की वजह से जो ज्यादा से ज्यादा, अब ज्यादा गैस है तो क्या करेगी भाई, अपना काम ही करेगी, वो हीट ट्रैप करेगी। हीट ट्रैप कर रही है तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये सारी चीजें किसको बर्थ दे रही है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहीं पे वो चीज समझाने की कोशिश की गई है, दैट trapping heat from the sun and preventing it from escaping into the space. Now this process known as the greenhouse gas effect helps keep the planet warm enough to support life. लेकिन जरूरत से ज्यादा मात्रा में अगर ग्रीन हाउस गैस हो जाए तो वो भी नुकसानदायक है, ठीक है। A major role in the water cycle. Atmosphere helps regulate the Earth's water cycle by transporting water vapor from the oceans to the land where it falls as precipitation. अब ये हम आपको एक डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू चीजें अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो लास्ट पॉइंट था हमारा कि एक्चुअली वाटर साइकिल का होता कैसे है, तो जैसे कि हमारा ये हो गया पानी, ठीक, ये हमारा वाटर है। अब आप उसको ओशन समझो, रिवर समझो, लेक, पॉन्ड, जो समझना है समझो, ठीक। दिस इज वाटर, और ये हो गया हमारा सन। अब क्या होता है कि सनलाइट जब पहुंचती है, ठीक, सनलाइट पहुंचती है तो क्या होगा कि ये जो अपर सरफेस है वाटर का, ये हीट होने लगता है, ठीक। हीट होने लगता है तो क्या होगा कि इवेपोरेट होगा, हीट होगा, इवेपोरेट होगा, वाटर वेपर फॉर्म होता है, ठीक। और ये भाप जो होती है वो बहुत हल्की होती है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो हवा होगी यहाँ की वो क्या होगी, हल्की होगी। हल्की हवा क्या करेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और यहाँ पे जैसे जैसे हमने क्या पढ़ा था कि हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है ट्रोपोस्फेयर में, राइट। तो ये जो प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस करता है, जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ये सब कौन से लेयर में करते हैं, हमारे ट्रोपोस्फेयर में करते हैं। तो यहाँ पर क्लाउड्स जब फॉर्म होते हैं, यहाँ पे
क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लाउड्स कैसे फॉर्म होंगे कि जब यहाँ पे हवा ऊपर जैसे जाएगी तो वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपकी गर्म हवा होती है वो ठंडी होने लगती है, और हमारा जो वाटर वेपर, जो हमारा भाप होता है, वो हमारा इसमें चेंज होने लगता है, ठीक है। ये ठंडा हो जाएगा तो ये वाटर का शेप ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे पानी होता है, राइट। इन जो क्लाउड्स होते हैं इनमें पानी भरा होता है, और जब बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो क्या होता है कि रेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। रेन स्टार्ट हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, यानी कि रेनफॉल। तो ये जो साइकिल है इसी को हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इन्हीं तीन टर्म्स पे हमारी पूरी वाटर साइकिल जो है वो घूमती है, ठीक है। पानी गर्म होगा, भाप बनेगा, ऊपर उड़ेगा, क्यों? क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हवा जाके ठंडी हो जाएगी, और ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है, राइट। हाई प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा हमारा कम होगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पानी के जो बादल होते हैं, जब ये हैवी हो जाते हैं तब पानी बरसने लगता है, और जब रेनफॉल होती है तो हम उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप ये सब समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। काफी लंबा लेक्चर हो गया था, बट कोई नहीं, एक ही लेक्चर में अच्छे से हमारे सारे टॉपिक जो है वो कवर अप हो गए। दिस मच इज सफिशिएंट, एक्चुअली इट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। आप जितने भी वन डे एग्जाम्स लेके बैठेंगे ना, अगर आप ये लेक्चर से अगर आप नोट्स बनाएंगे, इतना आप सफिशिएंट होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप जो है उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अपने हैंड रिटन नोट्स अच्छे से बनाइएगा बैठ के, बिट डायग्राम्स समझिएगा चीजें को। काफी थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें भी थी, बट कोई नहीं, आप बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें जो है वो ध्यान में रहेंगी, याद रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है एटमॉस्फेयर का वो खत्म होता है हमारा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपको कैसा लेक्चर हमारा लगा आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी अगर आपको रिकमेंडेशन देना हो, या अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड कोई भी किसी भी टाइप के आपके डाउट्स हो, तो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट सेक्शंस पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, हमारा भी आपको 100% सपोर्ट रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, आपको उतना ज्यादा लाभ रहेगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं, हम आप कर रहे हैं आपको डेली। तो उसका फायदा उठाइए। अपने आप के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उन्हें भी बताइए हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में, इस फाउंडेशन बैच के बारे में, ताकि वो भी आपके साथ साथ इसका जो है पूरा लाभ उठा सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।